नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1885 से लेकर 1951 तक के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ कवर करने का प्रयास किया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इनका शॉर्ट नेम है ए ओ ह्यूम और यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो यह बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। दोस्तों, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसे बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय कौन इसमें शामिल नहीं था? तो दोस्तों, उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं थे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल थे। दोस्तों, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इनको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है। दोस्तों, हम इसमें होम रूल आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया? तो होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में शुरू किया गया था। दोस्तों, होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। भारत में होम रूल आंदोलन दो लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। एक थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे एनी बेसेंट थे। तो सबसे पहले हम बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में प्रारंभ किया था। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल आंदोलन का मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक में बनाया था। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के बारे में। इन्होंने अपना होम रूल आंदोलन सितंबर 1916 में शुरू किया था और इनका मुख्यालय अड्यार मद्रास में था। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार मराठा व केसरी पत्रिका के माध्यम से किया था, जबकि एनी बेसेंट ने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया पत्रिका के माध्यम से किया था। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय वायसराय जेम्स फोर्ड थे। दोस्तों, बाद में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन को 1918 में विलय कर दिया गया। दोस्तों, होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। हम अगला प्रमुख आंदोलन देखते हैं। इसके बाद आपका है रॉलेट एक्ट। दोस्तों, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, यह एक काला कानून था जिसके अंतर्गत
किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। दोस्तों, रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक रॉलेट एक्ट का गठन किया गया। इसे ही रॉलेट एक्ट कहा गया है। दोस्तों, रॉलेट एक्ट का गठन क्यों किया गया? दोस्तों, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट रॉलेट की अध्यक्षता में एक रॉलेट एक्ट का गठन किया। दोस्तों, सबसे पहले रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। क्यों? क्योंकि यह एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिना अपील के ही या बिना दलील के ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। सबसे पहले रॉलेट एक्ट के अंतर्गत पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। वह थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। आपका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आपका नेक्स्ट पॉइंट है। अब दोस्तों हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह रॉलेट एक्ट का ही परिणाम है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि व रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि लौटा दी थी। इसके बाद दोस्तों है आपका इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। यहाँ से आपका प्रश्न पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? तो हंटर कमीशन का गठन किया गया था। दोस्तों, आपका अगला पॉइंट है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से आपका पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। आपका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगला प्रमुख आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन आपका 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था और भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाइयों ने की थी। दोस्तों, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली नामक दो भाइयों ने की थी। आपका नेक्स्ट प्रमुख आंदोलन है दोस्तों, इसके बाद हम असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। दोस्तों, इसका अगला पॉइंट है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन आपका कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को, और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों, ये जो चौरी चौरा कांड है यह असहयोग आंदोलन का ही परिणाम है। तो दोस्तों, चौरी चौरा कांड आपका 1922 ईस्वी में हुआ था
आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी, कहीं पर 5 फरवरी भी होता है, तो दोस्तों 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें करीब 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों, चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी या कहीं पर 4 फरवरी मिल जाता है, तो 4 या 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा नामक पुलिस थाने में आग लगा दी थी और इसमें करीब 23 पुलिस वालों की मौत हो गई, जिसके कारण महात्मा गांधी ने दुखी होकर अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आपका नेक्स्ट प्रमुख आंदोलन है। दोस्तों, अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। दोस्तों, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की थी। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ प्रारंभ की थी। दोस्तों, इसमें गांधी जी की मांग क्या थी और गांधी जी ने कब अपनी मांग को रखा था? तो दोस्तों, 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपनी मांग को किसके सामने रखा था? लॉर्ड इरविन के सामने, क्योंकि उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। उस समय गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग को वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा था, लेकिन वायसराय इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, इसके बाद हम प्रमुख गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर दोस्तों है 1930, 1931 और 1932, अर्थात कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, आपका अगला पॉइंट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? तो दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। और दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपसे पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है। अब हम दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तिथि है 12 नवंबर 1930 को, अर्थात प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और किस स्थान पर हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस, यह लंदन में है। अर्थात प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। दोस्तों, आपका अगला पॉइंट है,
दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। अर्थात प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। आपका अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां मोहम्मद अली। दोस्तों, दलित वर्ग के नेता बाबा साहब। दोस्तों, दलित वर्ग के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें भाग लिया था। आपका नेक्स्ट, दोस्तों, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और दलित वर्ग के नेता की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपका नेक्स्ट प्रमुख सम्मेलन है, दोस्तों, गांधी इरविन समझौता। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इस समझौते में लॉर्ड इरविन की शर्तें क्या थी? तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए। यह इरविन की शर्तें थी। ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए। और दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी की शर्तें क्या थी। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग रखी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख पूना समझौता के बारे में। दोस्तों, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। दोस्तों, पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, यह आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। और यरवदा जेल कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। और पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और पूना समझौता के परिणाम क्या हुए, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दोस्तों, अब हम पाकिस्तान की मांग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। दोस्तों, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 24 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था। और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र या एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की ही मांग की थी। दोस्तों, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को रखा था। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम माउंटबेटन योजना के बारे में बात करेंगे।
दोस्तों, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की एक योजना रखी। दोस्तों, माउंटबेटन योजना को 3 जून 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह योजना 3 जून को प्रस्तुत की गई थी। इसीलिए माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। और इस योजना के अनुसार भारत के 2 टुकड़े हो गए। पहला, दोस्तों, इसके अनुसार भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अब हम प्रमुख आंदोलन भूदान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपका 1951 को आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों, भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1951 में। और किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। दोस्तों, भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली से किया था। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली से किया था। और दोस्तों, सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले अपनी भूमि दान में दी थी। यह भी पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले किसने अपनी भूमि दान में दी थी? तो दोस्तों, रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूदान आंदोलन के तहत अपनी भूमि को दान में दिया था। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।